मेन काम था कि मिनरल न्यूट्रिशन का रिवीजन करना ना, तो आपका बस यही काम होगा, मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा ना, स्टेप वाइज आपको बस मैसेज में जाके आंसर करना है, मैसेज में जाके आंसर करना है। चलो 100 क्वेश्चन है मेरे पास, तो चलो फटाफट पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइललेस कल्चर, ये बच्चों वाला क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइललेस कल्चर। क्या आप मिट्टी के बिना प्लांट को ग्रो कराया जा सकता है, पानी में ग्रो करा सकते हैं, डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो करा सकते हैं, उस टेक्निक का नाम क्या है, उस टेक्निक का नाम क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, सॉइललेस कल्चर इज नोन एज, तो सभी का आंसर सही होगा, आई थिंक सभी का आंसर करेक्ट है, इट इज अ हाइड्रोपोनिक्स। द फर्स्ट इज द हाइड्रोपोनिक्स, पानी के अंदर में प्लांट को ग्रो कराना है, डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के प्रेजेंस पे हो गया। चलो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट ने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक दिया था, व्हिच साइंटिस्ट, हाँ हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट, आई थिंक सभी को मालूम होगा, जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक का फोटोसिंथेसिस में भी नाम आएगा, जब फोटोसिंथेसिस आप पढ़िएगा, इन्होंने ही बताया था कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो वहां पास ना, वहां पास एक्सपेरिमेंट में ये वाला पार्ट दे रखा होगा, जूलियस वॉन सैक का नाम, TW इंगलमान के एक्सपेरिमेंट के ऊपर, किसी ने पढ़ा है TW इंगलमान का एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में है, उसके ऊपर में जूलियस वॉन सैक का नाम दे रखा होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, ये जूलियस वॉन सैक कहां के रहने वाले थे, ब्रिटेन थे, अमेरिका के थे, जर्मन थे या इंडियन थे। जूलियस वॉन सैक रहने वाले कहां के थे, इंडियन थे, जर्मन थे, ब्रिटिश थे, कहां के थे, तो आंसर इज द जर्मन। चलो ठीक है, तो यानी कि आपका पहला पेज क्लियर। ये बताइए हाइड्रोपोनिक्स से एनसीईआरटी में 3 प्लांट बनाने की बात की गई है, एक का नाम लेट्यूस, केवल मैं दे देता हूं, 2 एग्जांपल बताइए, 3 प्लांट बनाने की बात की गई है, मैं एक एग्जांपल लेट्यूस यानी सलाद, 2 और प्लांट का नाम बताइए जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, हाँ टोमेटो है, सीडलेस कुकम्बर है एंड द लेट्यूस। चलो ठीक है, यानी करेक्ट है। अब बताओ एनसीईआरटी का सेकंड लाइन, फिल इन द ब्लैंक्स, टिल डिस्कवर्ड हाउ मेनी एलिमेंट, till discovered how many element is present, out of how many element found in plant, अभी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, उनमें से डिस्कवर्ड एलिमेंट से कितने एलिमेंट प्लांट में पाए गए। 2 फिल इन द ब्लैंक से ए एंड बी फुलफिल कीजिए फटाफट, 2 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दे दिया, टिल डिस्कवर्ड हाउ मेनी एलिमेंट्स, आंसर कीजिए, आउट ऑफ दिस एलिमेंट हाउ मेनी एलिमेंट फाउंड इन प्लांट। चलिए फटाफट, तो आई थिंक सभी बच्चों को आंसर क्लियर, टिल डिस्कवर्ड 105 एलिमेंट एनसीईआरटी का लाइन है, उसमें से 60 एलिमेंट प्लांट के अंदर में पाए गए हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ध्यान से नेक्स्ट आ जाओ, ध्यान से करना, ध्यान से। ये बताइए कौन ऐसा ना, कौन ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो प्लांट के अंदर पाए गए, न्यूक्लियर जो टेस्ट होता है, न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, वहां पास एक प्लांट पाया गया, कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव वाले उस प्लांट के अंदर डिटेक्ट हुए, बोलो आंसर स्ट्रोंशियम, आंसर स्ट्रोंशियम। चलो ठीक है, अब बताइए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम एसेंशियल एलिमेंट किसे मानेंगे, इसके 3 क्राइटेरिया है, मैं नाम नहीं पूछ रहा, एसेंशियल एलिमेंट होने के 3 क्राइटेरिया है, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, टोटल एसेंशियल एलिमेंट एनसीईआरटी में कितने दिए गए, टोटल एसेंशियल एलिमेंट एनसीईआरटी में कितने गिवन है, हाउ मेनी एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, कितने एलिमेंट को हमने एसेंशियल एलिमेंट के अंदर रखा है, आंसर इज द 17, आंसर इज द 17, 17 को हमने मैक्रो, 17 को हमने मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड किया है, किस बेसिस पे, क्वांटिटी या क्वालिटी, क्वांटिटी या क्वालिटी, बोलो, हमने एसेंशियल एलिमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्वांटिटी या क्वालिटी। चलो क्वांटिटी के बेसिस पे, तो मुझे बताओ मैक्रो में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, बस दे रहा हूं, मोर देन मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, आंसर करो, मोर देन मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, मोर देन मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, आंसर मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट।
माइक्रो लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। माइक्रो को एनसीईआरटी एक और नाम देता है, बोलिए क्या नाम देता है? माइक्रो एलिमेंट को एनसीईआरटी एक और नाम देता है। माइक्रो को एनसीईआरटी ने एक और नाम दिया है, आंसर इज द ट्रेस एलिमेंट, आंसर इज द ट्रेस एलिमेंट। चलो ये मुझे बताइए, मैक्रो के एग्जाम्पल जो 9 है, फटाफट बताओ। मैक्रो के एग्जाम्पल जो 9 है, फटाफट बताओ। मैंने तुम्हें सारा शॉर्ट ट्रिक बता रखा होगा। मैक्रो के जो भी है ना, तो मैंने आपको बता रखा होगा, चॉप, किन्स का मैगी, ये सभी को याद है। चॉपकिंस का मैगी हो गया, हो गए। चलो अब ये बताओ, माइक्रो या ट्रेस एलिमेंट के मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखे होंगे, बताओ कौन कौन है? 8। तो क्या मैंने बताया था? मन को जीत, बोल मत, FeCl एन निकल, FeCl एन निकल, हो गया ना। चलो क्वेश्चन ये है, among micro who is most abundant present, among micro who is most abundant present, बोलो among micro सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन पाया जाएगा? एनसीईआरटी का लाइन है आयरन, आंसर इज द आयरन। ठीक है, अब नया चीज बता देता हूं, among माइक्रो सबसे कम अमाउंट में मोलिब्डेनम, among माइक्रो सबसे कम अमाउंट में मोलिब्डेनम पाया जाएगा। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में मोलिब्डेनम नहीं दिया है among माइक्रो करके, लेकिन आयरन दिया है कि एमंग माइक्रो सबसे ज्यादा अमाउंट में आयरन पाया जाएगा। चलो ध्यान से बताओ, इस 17 एलिमेंट के अलावा, इस 17 एलिमेंट के अलावा 4 और एलिमेंट चाहिए हायर प्लांट को, जिसे हम कहेंगे बेनिफिशियल एलिमेंट। क्या नाम बता सकते हो चारों का नाम? 4 एलिमेंट और चाहिए इस 17 के अलावा, याद है? तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? मैंने बताया था एस से, 3 नाम एस से होगा, सोडियम एस से हो गया, सिलिकॉन एस से हो गया, सेलेनियम एस से हो गया, और एक हो गया कोबाल्ट। कंफ्यूज मत कीजिएगा, बेनिफिशियल में कोबाल्ट है और माइक्रो में कॉपर है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कोबाल्ट और कॉपर में कंफ्यूज नहीं करना है, कोबाल्ट कॉपर में कंफ्यूज नहीं है। क्या किसी प्लांट में गोल्ड पाया गया? क्या किसी प्लांट में गोल्ड पाया गया? किसी को नॉलेज है? क्या एनसीईआरटी इस बात को हाँ या ना कहती है? किसी प्लांट में गोल्ड पाया गया है? हाँ पाया गया है, बहुत ही आसान सा है, ब्रासिकेसी फैमिली मस्टर्ड प्लांट में पाया गया है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में है। तो लालच नहीं करना है, लालच नहीं करना है कि भाई डॉक्टर की तैयारी छोड़ करके मस्टर्ड की खेती करेंगे, वहां से गोल्ड निकालेंगे, बेच करके पैसा कमाएंगे। एनसीईआरटी में लिखा है बहुत ही लेस क्वांटिटी में होगा, तो लालच नहीं करना है। चलिए अब मुझे बताइए ध्यान से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन सा मिनरल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन सा एलिमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? आंसर इज द पोटेशियम आयन। हाँ क्लोराइड भी होता है, एनसीईआरटी केवल पोटेशियम को बोलेगी, एनसीईआरटी केवल पोटेशियम को बोलेगी, क्लोराइड कंसीडर नहीं करेगी। चलो बताओ ध्यान से, जिंक किस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा? एनसीईआरटी में उसका नाम दिया है, बताइए जिंक किस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा? अगर तुमने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आंसर कर दोगे, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, आंसर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। चलो ये मुझे बताओ, मोलिब्डेनम, आंसर बताओ, मोलिब्डेनम किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? बताओ, 2 एग्जांपल बताना है, 2, एक नहीं, एक तो दिया है नाइट्रोजिनेस, तुम्हें मैं 2 एग्जांपल पूछ रहा हूं, किसी के देखते कोई नहीं बताएगा। नाइट्रोजिनेस सबको आता है, एक और नाम बताओ। एनसीईआरटी में गिवन है नाइट्रेट रिडक्टेस, एनसीईआरटी में गिवन है नाइट्रेट रिडक्टेस। सर कहां दिया है? जब आप पढ़ोगे फंक्शन ऑफ मोलिब्डेनम में, वहां पास दिया है नाइट्रोजिनेस तो ही है, नाइट्रेट रिडक्टेज भी है, और लिखा है ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है कौन सर जाएगा। चलो अब आगे बताओ, ध्यान से बताओ, रुबिस्को पेप्को को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा मेटालिक आयन की जरूरत पड़ती है? रुबिस्को पेप्को को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी मेटालिक आयन की जरूरत पड़ती है? रुबिस्को पेप्को को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी मेटालिक आयन की जरूरत पड़ती है? सबको आसान है, बहुत ही आसान सा, आंसर इज Mg, मैग्नीशियम। ये बताओ
एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट कौन है, यानी कि एनर्जी ना जो सनलाइट से आ रहा है उसको ट्रैप करना है, उसको एटीपी में कन्वर्ट करना है, या एटीपी को टूटेगा एनर्जी देगा। एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट का नाम बताइए एनसीईआरटी में, पी, फास्फोरस। आंसर इज द फास्फोरस, क्योंकि ये एटीपी का पार्ट है, एटीपी टूटेगा तो एनर्जी देगा। सेकेंड ना, और एक है बच्चा मैग्नीशियम, एक है बच्चा मैग्नीशियम, ये क्लोरोफिल की बात कर रहा है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है आएगा, और यही क्लोरोफिल उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड एमजी एंड फास्फोरस, एनसीईआरटी का लाइन है। चलो ये बताओ बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट चार कौन कौन से? स्ट्रक्चरल एलिमेंट एनसीईआरटी में दे रखे चार नाम, कौन कौन से? एनसीईआरटी में चार नाम है स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यानी पूरा बॉडी का ढांचा बना है। आंसर इज द कॉर्न, आंसर इज द कॉर्न, आंसर इज द कॉर्न। चलिए एनसीईआरटी में नहीं है, सुन लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं है, एक आ जाएगा क्रिटिकल एलिमेंट। प्लांट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और सॉइल में इसकी भारी कमी है, सॉइल में इसकी भारी कमी है ना, इसलिए ये कहलाएगा क्रिटिकल एलिमेंट, ये कहलाएगा क्रिटिकल एलिमेंट। चलिए ध्यान से बताइए, अब आगे चलते, चलो आगे मुझे बताओ, ये मुझे बताओ ध्यान से, अगर मैंने एक सिम्टम लिखा क्लोरोसिस, क्लोरोसिस यानी लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लीफ का पीलापन होना किस एलिमेंट की डिफिशियंसी से होगा? किस किस एलिमेंट की डिफिशियंसी से होगा? क्या शॉर्ट ट्रिक याद है या सारा भूल गए? मैंने ये बता रखा है, क्लोरोसिस जो है लॉस ऑफ क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल टूट जाता है, लीफ येलो कलर का हो जाता है, उसके याद है तो मैंने आपको याद कराया था। किसी को याद है बोलो? नमो, फेक, मंजन, मगसे, मंजन मगसे, चलो याद है। चलो ये बताओ नेक्रोसिस, जिसमें टिश्यू का डेथ हो जाता है, यंग टिश्यू का डेथ होना नेक्रोसिस, और ओल्ड स्टेज में बुढ़ापे में डेड होना, बुढ़ापा में तो सब सेल मरे, तो वो कहलाता है सेनेसेंस। जब आप पढ़ोगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां वर्ड आएगा सेनेसेंस। ओल्ड स्टेज में मरना, वो तो मरना ही मरना है, वो कहलाएगा सेनेसेंस, और यंग स्टेज में बनना नेक्रोसिस। बोलो कौन होगा चार एलिमेंट? कुक का मैगी। चलो ठीक है, अब बताओ ध्यान से, सेल डिवीजन को रोकने का काम, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए चार एलिमेंट कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए बोलो, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए तो मैंने आपको बता रखा है, कमोशन याद हो गए। चल लास्ट है डिले इन फ्लावरिंग, देखो मैं ऐसे याद किया था, सबसे लास्ट ए बी सी डी, चौथे नंबर पे डी वाला आएगा, डिले वाला ना, इसमें कंफ्यूज होता है इनहिबिशन और डिले इन फ्लावरिंग में। तो डिले इन फ्लावरिंग के लिए मोशन, MOSN, इसकी कमी। अब मुझे बताओ ध्यान से, तो चारों क्लियर है, सारी चीज क्लियर है। अब बताओ क्या, फिर से एक बार फटाफट पूछ लेता हूं, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेता हूं। ये बताओ सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक किसने दिया? हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक किसने दिया? फटाफट रिवाइज कर ले, आंसर करते जाओ। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक सबसे पहली बार किसने दिया? जूलियस वॉन सैक ने। कब दिया? डेट बताइए, कब दिया? डेट बताइए, डेट है क्या? 1860। चलो कहां के साइंटिस्ट थे? कहां के साइंटिस्ट थे? जर्मन साइंटिस्ट। 3 प्लांट का नाम बताइए जिसे हमने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से ग्रो कराया। 3 प्लांट का नाम बताइए जिसे हमने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से ग्रो कराया है। 3 प्लांट का नाम बताइए जिसे हमने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से ग्रो करा है। टोमेटो, लेट्यूस एंड कुकम्बर। चलो ठीक है, ये बताइए टिल डिस्कवर्ड हाउ मेनी एलिमेंट? टिल डिस्कवर्ड हाउ मेनी एलिमेंट? आंसर 105 एलिमेंट, 105 एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट? हाउ मेनी एलिमेंट फाउंड इन द प्लांट? आंसर इज द 60। लेकिन सारे क्या प्लांट के लिए एसेंशियल है? नहीं, इसके लिए क्राइटेरिया दिया गया। 3 क्राइटेरिया याद करके जाइएगा। मैंने आपको याद करने के लिए क्या बोला था? विराट कोहली, कोहली को याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। कोहली को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, मैच होगा कोहली को कोई रिप्लेस नहीं करेगा, वही रन बनाता है ना। तो कोहली यानी ये एलिमेंट इररिप्लेसेबल होंगे, स्पेसिफिक होंगे। वो एलिमेंट डाला
उसकी कमी हो गई, उसको कोई रिप्लेस नहीं करेगा। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, देखो टॉस में पार्टिसिपेट करेगा, फील्डिंग को डिसाइड करेगा, कैप्टन है, सब कुछ यही डिसाइड करेगा, तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। तीसरा, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडिया टीम को मैच जीतना है, सीरीज जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है, तो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा। चल अब मुझे बताओ बेनिफिशियल एलिमेंट के 4 एग्जांपल, बेनिफिशियल एलिमेंट के 4 एग्जांपल फटाफट। बेनिफिशियल एलिमेंट के 4 एग्जांपल 3 एस से होंगे, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड कोबाल्ट। चलो फिर से बताओ, ट्रेस एलिमेंट किसे कहते हैं? ट्रेस एलिमेंट किसे कहते हैं? ट्रेस एलिमेंट किसे कहेंगे? माइक्रो को, मैक्रो को, माइक्रो को, मैक्रो को। आंसर, ट्रेस एलिमेंट माइक्रो को कहते हैं, माइक्रो को कहते हैं। एमंग माइक्रो हु इज मोस्ट अबंडेंट? एमंग माइक्रो हु इज मोस्ट अबंडेंट? आयरन। एमंग माइक्रो हु इज लिस्ट अबंडेंट? एमंग माइक्रो हु इज लिस्ट अबंडेंट? आंसर आयरन। आंसर आयरन ने मोलिब्डेनम। किसने लिखा रे भाई आयरन? मैं भी गलत हो गई। चलो ठीक है, अब आगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए किस मिनरल की जरूरत पड़ेगी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए किस मिनरल की जरूरत पड़ेगी? आंसर पोटेशियम। आंसर पोटेशियम। जिंक विल एक्टिवेट विच एंजाइम? जिंक विल एक्टिवेट विच एंजाइम? जिंक विल एक्टिवेट विच एंजाइम? चलो लिखो, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। मोलिब्डेनम विल एक्टिवेट 2 एंजाइम, मोलिब्डेनम विल एक्टिवेट 2 एंजाइम। बोलो 2 एंजाइम कौन कौन से? नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। याद रखिएगा, नाइट्रोजिनेज में मोलिब्डेनम तो होगा, मेन मोलिब्डेनम ही है, लेकिन साथ साथ आयरन भी होगा, इसलिए ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। मोलिब्डेनम है, मैं मना नहीं कर रहा, साथ साथ आयरन भी होता है। अगर दोनों दे तो आप मोलिब्डेनम लगाइएगा, अगर दोनों दे तो मोलिब्डेनम लगाइएगा। चलो ये बताओ, मिडिल लैमेला बनाने में, माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट में, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? मिडिल लैमेला बनाने में, माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन में, स्पिंडल फाइबर जिससे बनेगा ना, और मेम्ब्रेन के परमेबिलिटी में। आंसर कैल्शियम। आंसर कैल्शियम। चलो अब बताओ, ध्यान से बताओ, 2 सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बताइए। 2 सल्फर कंटेनिंग का नाम बताइए। शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखा है, सीएम। सीएम सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड, सिस्टीन, मिथियोनिन, सिस्टीन, मिथियोनिन। आगे में अभी आने वाला एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड, अभी बता दो एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम। एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड का 2 नाम बता दो, आगे में पूछूंगा फिर से। है अर्जिनिन। है अर्जिनिन कहां से रे भाई? एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड, एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन, एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन। बेसिक एमाइनो एसिड 3 है, लाइसीन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। सल्फर कंटेनिंग है सिस्टीन और मिथियोनिन ना। एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग 3 है, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलेनिन और बोलो 3 है, टीपीपी, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, और कौन है? कोई और है? बता दो मुझे। चलो तो इस तरह से आपको याद रखना है। अल्कोहल कंटेनिंग 2 है, OH कंटेनिंग 2 है, सेरीन और थियोनिन, सेरीन और थियोनिन। ये सब मैंने शॉर्ट ट्रिक दे रखा है, शॉर्ट ट्रिक दे रखा है। चलो आगे चले, खैर ये बायोमोलिक्यूल्स का था। चलो ये बताओ, राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को जोड़ने में किस मिनरल का इंपॉर्टेंट रोल है? राइबोसोम के 2 सब यूनिट को आपस में जोड़ने में किस एलिमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है? ठीक है, रुबिस्को को, पेप्को को, डीएनए के रेप्लिकेशन ना, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में मेन कौन सा मिनरल इन्वॉल्व होगा? मेन कौन सा मिनरल इन्वॉल्व होगा? आंसर इज द मैग्नीशियम। आंसर इज द मैग्नीशियम। चलो अब बताओ, ध्यान से मुझे बताइए, ध्यान से मुझे बताइएगा, ये बताइए कि मोबाइल एलिमेंट कौन है? मोबाइल एलिमेंट के मुझे 4 एग्जांपल बताइए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में 4 एलिमेंट का नाम लिखा है जो मोबाइल नेचर के होंगे। बोलो कौन? एनपीकेएस, एनपीकेएस। आप सल्फर को भी मोबाइल मानिएगा, आप सल्फर को भी मोबाइल मानिएगा, इसमें कंफ्यूजन है, आप मान के चलिएगा।
ठीक है सर, इमोबाइल आप एक ही मानिए, इमोबाइल आप एक ही मानिए, क्या है इमोबाइल में केवल क्या याद रखिएगा, कैल्शियम। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर मोबाइल एलिमेंट की डिफिशियंसी कर दी तो पहला सिम्टम कहां अपीयर होगा, ओल्डर में यंगर में, बोलो। अगर मोबाइल एलिमेंट की डिफिशियंसी कर दी तो पहला सिम्टम कहां अपीयर होगा, ओल्डर में यंगर में, ओल्डर में यंगर में, आंसर ओल्डर में, आंसर ओल्डर में। क्यों, क्यों समझ लीजिए, एक मिनट समझ लो, समझ लो, रुको एक मिनट रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट को। ये गमला है, पॉट है, जिसमें आपने प्लांट को लगा दिया, ये प्लांट को आपने यहां मिट्टी में लगा दिया, लगा दिया, और यहां पास एक्रोपेटल, नाम सुना है एक्रोपेटल मॉर्फोलॉजी में, बोले हाँ, नीचे छोटा ऊपर बड़ा, ऊपर में ओल्डर लीफ, नीचे में, नहीं उल्टा मैंने बना दिया एक्रोपेटल, नीचे में, एक मिनट भाई, उल्टा बना दिया, ठीक है, उल्टा बनाए, नीचे में जो होगा वो ओल्डर होगा और ऊपर में यंगर होगा, इसी को एनसीईआरटी कहता है एक्रोपिटल। जब आप पढ़िएगा रेसिमोज, वहां काम आएगा, वहां काम आएगा, बोले ठीक है। तो मिट्टी के अंदर में सारे एलिमेंट प्रॉपर अमाउंट में मौजूद है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो ओल्डर है और ये बेचारा यंगर है, यंगर को ज्यादा सेल डिवीजन करना है, यंगर को क्लोरोफिल बनाना है, यंगर में मेटाबॉलिज्म का रेट ज्यादा है क्योंकि वहां सेल डिवीजन चल रहा है, नया बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यंगर को एलिमेंट्स की जरूरत ज्यादा है, एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट यंगर में ज्यादा है। ओल्डर, ओल्डर तो हो चुका है भाई, अपना लाइफ तो जी लिया है, सारा काम हो चुका है, अब तुझे किस लिए चाहिए, एलिमेंट चाहिए, लेकिन कम अमाउंट में चाहिए। हमने क्या किया, 17 एलिमेंट प्रॉपर अमाउंट में डाल रखा था मिट्टी में, हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, हमने क्या किया, एक दूसरे पॉट में डाल दिया, इस प्लांट को उखाड़ा और दूसरे पॉट में डाल दिया, हाँ सेम प्लांट को उखाड़ के डाल दिया, हमने जानबूझ करके यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर की कमी कर दी। बोले ठीक है सर, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, पोटेशियम नहीं है, सल्फर नहीं है, यंगर मांगेगा कि मुझे क्लोरोफिल बनाना है, मुझे नए बायोमोलिक्यूल्स बनाने हैं ना, मुझे सेल डिवीजन करना है, मुझे रिक्वायरमेंट ज्यादा है, दो, मिट्टी में तो है नहीं, तो ओल्डर, ओल्डर बोलेगा मैं तो अपना लाइफ जी चुका हूं, मेरे अंदर में जो एलिमेंट है मैं यहां से तुझे भेज देता हूं, मैं यहां से तुझे भेज देता हूं, तो जब एलिमेंट की कमी होती है तो ओल्डर यंगर की तरफ मूव कर जाता है। क्यों, मोबाइल एलिमेंट है, मूव कर सकते हैं, यहां से वो चले गए, तो यंगर को तो मिल गया, यंगर को तो मिल गया, लेकिन मिट्टी में तो है ही नहीं, ओल्डर ने सारा यंगर को ट्रांसफर कर दिया, तो थोड़े दिनों के बाद सिम्टम पहले दिखेगा कहां, ओल्डर में, अरे यंगर में भी दिखेगा, बाद में दिखेगा। क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट सिम्टम, तो फर्स्ट सिम्टम आंसर कीजिएगा ओल्डर में, यंगर में दिखेगा, बाद में दिखेगा, क्योंकि सारा ट्रांसफर हो गया। अब उसकी उल्टी कहानी, अगर यहां कैल्शियम की कमी कर दी, अगर तुमने कैल्शियम की कमी कर दी तो बोलो क्या होगा, कैल्शियम स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, मिडिल लैमला में जाके बैठ गया है, जब यंगर मांगेगा तो ओल्डर बोलेगा नहीं दे सकते, स्ट्रक्चरल पार्ट है, मिडिल लैमला में बहुत टाइटली ज्वाइन है, तोड़ करके नहीं दे सकते तुम्हें, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, तो ये बेचारा नहीं दे पाएगा क्योंकि वो इमोबाइल है, इमोबाइल है तो मूव नहीं करेगा यंगर की तरफ। कैल्शियम की कमी पहले कहां दिखेगी, कहां दिखेगी, तो सर यंगर में पहले दिख जाएगी क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा था, ओल्डर दे नहीं रहा है, मिट्टी में है नहीं, तो पहला सिम्टम दिखेगा यंगर में और बाद में दिखेगा ओल्डर में। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोलो किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, किसे किसे समझ में आ गया, एकदम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सल्फर को आप, मैं कल भी भेजा था, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, सल्फर को मोबाइल मानिए, सल्फर को आप मोबाइल मानिएगा, ठीक है। तो मेरे वजह एनसीईआरटी में लिखा है, अरे कहां एनसीईआरटी में लिखा है, ट्रांसपोर्ट में क्या लिखा है, कुछ एनसीईआरटी में केवल लिखा है कैल्शियम इज इमोबाइल, कुछ के बुक में लिखा है सल्फर, सल्फर को काट दे रहे भाई, काट दे, सल्फर को काट दो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में लिखा है मोबाइल है, और कुछ एनसीईआरटी में मिनरल न्यूट्रिशन में लिखा है सल्फर मोबाइल है, इमोबाइल है, तो क्या मानोगे,
ये मैंने कल तुम्हें एक ऑडियो भेजा था, मैं काम का चीज भेजता हूँ, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता तुम लोगों के पास, तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, अब टाइम नहीं है इतना, मैं रिसर्च करके बनाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं पर तुम फंस रही हो, तो वो चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो अब बताओ एमएन की टॉक्सिसिटी, एमएन आपने जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया, टॉक्सिसिटी हो गई, टॉक्सिसिटी होगी। बस मुझे आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, इससे कौन सी बीमारी दिखेगी? एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, एमएन के एक्सेस अमाउंट से एक टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी। बोलिए इसका नाम क्या होगा? बोलिए फटाफट। ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन, ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन, ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन। बस यही तो क्वेश्चन आता है। सर करता क्या है? 3 काम। अगर एमएन का अमाउंट ज्यादा बढ़ गया, बोलिए पहला क्या करेगा? वो आयरन को, वो मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम। कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने देगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने देगा, लेकिन अपर पार्ट में जाइलम के थ्रू जाने नहीं देगा, ट्रांसलोकेशन को रोक देगा। दूसरा प्रॉब्लम, कुछ है मैग्नीशियम सेल के अंदर में, यहां बच्चा एंजाइम है, इसे एक्टिवेट कौन करता? एमजी। लेकिन यहां डंडा लेकर के एमएन बैठा हुआ है, तो आ तुझे मारूंगा सर पे। तो डर से एमजी आ ही नहीं रहा है, एंजाइम को एक्टिवेट कर ही नहीं रहा है, तो एंजाइम के एक्टिवेशन में प्रॉब्लम हो गया। तो 3 प्रॉब्लम, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम, और तीसरा एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, जो मैग्नीशियम से होना था वो रुक गया। ये 3 है। तो यहां पर तीनों की कमी से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन, ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन, ये नीट के क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बताइए कब हम लोग मानेंगे कि वो टॉक्सिक है? कितने % से उसका ड्राई वेट घटेगा? कब हम लोग मानेंगे कि वो टॉक्सिक है? 5% से घट जाए, कितना है? कुछ तो डिफिनीशन होगा एनसीईआरटी में। हाँ, तो जो बच्चों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, तो मिला होगा 10% से ड्राई वेट रिड्यूस हो जाएगा, 10% से ड्राई वेट रिड्यूस हो जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब थोड़ा सा एक टॉपिक फिर से पढ़े, फिर से क्वेश्चन पूछूं। एब्जॉर्प्शन के 2 फेज, एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए। आइसोलेटेड सेल ले लिया, ये सेल ले लिया, एक्सपेरिमेंट में सेल ले लिया, ये उसका सेल वॉल है, ये रेड वाला सेल वॉल है, ध्यान से देखो, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। एनसीईआरटी में पहला लाइन क्या लिखा है? एब्जॉर्प्शन जो होगा एक आइसोलेटेड सेल, टिश्यू या ऑर्गन में, एक्सपेरिमेंटल है। तो सबसे पहले जो भी मिनरल्स आएंगे वो पहले बाहर बाहर चलेंगे, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, सेल वॉल को होते हुए, जो गैप है इंटरसेलुलर स्पेस है उनको होते हुए क्रॉस करेगा। इसी को कहेंगे एपोप्लास्ट, जो फास्ट होगा और एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया बच्चा पैसिव, ये क्या हो गया? पैसिव। फर्स्ट फेज है ना, फर्स्ट फेज समझ में आया। सेकेंड फेज में मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ गया, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आया, तो ये हो गया सेकेंड फेज। और सेकेंड फेज को अब वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आ गया, तो जो सेकेंड फेज है उसी को कहेंगे सिम्प्लास्ट। मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, यानी कैरियर प्रोटीन के हेल्प से आया होगा ना, पंप के थ्रू आया होगा, तो ये मेनली कैसा होगा? एक्टिव। मेनली कैसा होगा? एक्टिव। यहां पास एक लाइन एनसीईआरटी में गलत है, इसे बच्चा बहुत कंफ्यूज कर जाता है। जब आप पढ़िएगा तो आपको एक बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड मिलेगा, लिखेगा कि द एपोप्लास्ट से जो मूव करेगा ना, वो कैरियर प्रोटीन से, वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से क्रॉस करेगा। अरे एपोप्लास्ट में तो बार बार जाता है, कैरियर प्रोटीन कहां से आ गया? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहां से आ गया ना? तो याद रखना, वहां पर एपोप्लास्ट को कट करके सिम्प्लास्ट कर लीजिएगा, लाइन क्लियर हो जाएगा, वो लाइन क्लियर हो जाएगा। न तो बच्चा पढ़ता है कंफ्यूज हो जाता है। वहां पर जहां एपोप्लास्ट लिखा है वहां पर सिम्प्लास्ट कर दीजिए। सिम्प्लास्ट में मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, कैरियर प्रोटीन से जाएगा, चैनल से जाएगा ना, एपोप्लास्ट में थोड़ी ना चैनल से जाएगा, कैरियर प्रोटीन से जाएगा। तो ये आप एनसीईआरटी में करेक्शन कर लीजिएगा, नहीं तो आप पढ़िएगा बार बार कंफ्यूज होते रहिएगा, ये चीज सुधार लीजिएगा। चलिए आगे चले ध्यान से।
ये बताओ, मोस्ट ऑफ द मिनरल प्लांट को आते कहां से? हवा से, पानी से, सॉइल से, या विदरिंग ऑफ रॉक से? मोस्ट ऑफ द मिनरल, मिनरल का रिसोर्स कौन है, सोर्स है कहां, आया कहां से? तो बाय द विदरिंग ऑफ रॉक्स। जो पत्थर है वो टूटेगा, ठीक है, विदरिंग होगा, उसी से मिनरल्स बनेंगे, उसी से मिट्टी में आएगा और मिट्टी से प्लांट में मिलेगा। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ, प्लांट को भारी कमी है किसकी? नाइट्रोजन की। क्यों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। अगर तुमने ढंग से नहीं किया टॉपिक तो गड़बड़ कर दो। देखो, एटमॉस्फेयर में तो 78% है, एटमॉस्फेयर में तो 78% है, इसका कोई वैल्यू नहीं। हम थोड़ी ना ले सकते, प्लांट थोड़ी ना ले सकता ना। प्लांट को चाहिए मिट्टी का नाइट्रोजन, और मिट्टी में नाइट्रोजन की भारी कमी है। मिट्टी में नाइट्रोजन है ही नहीं। ऊपर से यहाँ बैक्टीरिया भी बैठा है, फंगस भी बैठा है, प्लांट भी बैठा है, वो सभी लोग आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, ऊपर से यहाँ पर कंपटीशन भी चल रहा है, मिनरल्स की कमी है, किसान डालता है, इसलिए तो किसान बोरी बोरी भर के डालता है ना। इसलिए एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िएगा, एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल इकोसिस्टम ना, लैंड इकोसिस्टम में ये नाइट्रोजन लिमिटिंग रोल प्ले करेगा, सबसे कमी है इसकी, और प्लांट को बहुत चाहिए ना। तो ये कैसे होगा? इसलिए सबसे पहले इस N2 को जो एटमॉस्फेयर में है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, दुनिया का कोई ऑर्गेनिज्म तोड़ नहीं सकता। वो तो थैंकफुल है मोनेरा किंगडम के अंदर ये एबिलिटी है, इस N2 को पकड़ के अमोनिया में कन्वर्ट कर देता। हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, प्लांट नहीं कर सकता, फंगस भी नहीं करेगा, वायरस तो भूल जाइए, फंगस भी नहीं करेगा। ओनली फ्यू प्रोकैरियोटिक, फ्यू मैंने बोला, ऑप्शन आएगा ऑल यू प्रोकैरियोटिक नहीं, ऑल प्रो, अरे इक्वली थोड़ी कर लेता है, अरे राइजोबियम करेगा ना, इक्वली थोड़ी कर लेता है, बोले हाँ सर। तो इसी प्रोसेस को एनसीईआरटी ने कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन, लिविंग ने किया तो बायोलॉजिकल। सर इंडस्ट्री में करेंगे, कर रहे भाई, मैंने कहा मना किया, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट को अलग ड्रामा है, प्लांट बोलेगा भैया हमें नहीं चाहिए, N2 ले नहीं सकता, अमोनिया में बोलता है कि नहीं लेंगे, हमें चाहिए नाइट्रेट, दे सकते हो क्या? मिट्टी में अमोनिया है, प्लांट लेना नहीं चाहता, इसलिए यहां पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आएगा, जो पहले NO2 माइनस में, फिर उसे NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रोसेस को हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहेंगे। ये पहला प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन था, ये वाला व्हाइट वाला नाइट्रिफिकेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। N2 से अमोनिया का बनना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया से NO3 का बनना, माइनस का नाइट्रिफिकेशन। अब प्लांट इसे एसिमिलेट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इनटेक करेगा। तो प्लांट ले लिया, अपने अंदर में यूज करेगा, लेकिन कुछ NO3 माइनस वापस से N2 एटमॉस्फेयर में चले गए, इसे कहा डीनाइट्रिफिकेशन, इसे कहा डीनाइट्रिफिकेशन। अब NO3 लेने के बाद बड़ा ड्रामा है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता, पढ़ते जाता है, समझ में नहीं आता। प्लांट रूट ने NO3 ले तो लिया और उसे भेज दिया लीफ में, रूट जाइलम में बैठा, लीफ में बोला लीफ क्या लाए हो भाई, ये तो काम का चीज नहीं है, हमें चाहिए अमोनिया, ले एब्जॉर्ब करते नहीं हो, अमोनिया आया था तो ड्रामा करते थे, नहीं NO3 चाहिए, एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए NO3 माइनस। जब लीफ में पहुंचा बोला नहीं लेंगे, तो क्या करो, NO3 माइनस को रिड्यूस करना पड़ेगा, वापस से NO2 माइनस में, फिर वापस से अमोनियम आयन में, इसे हम लोग कहेंगे एंजाइम के हेल्प से नाइट्रेट रिडक्टेज। लीफ के अंदर में वापस से वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, फिर अमोनियम आयन का यूज वो एमाइनो एसिड बनाने में, प्रोटीन बनाने में, हार्मोन एंजाइम बनाने में यूज कर लेगा। ये एनसीईआरटी का लाइन है, बच्चा ये लाइन छोड़ देता है क्योंकि उसे समझ में आता नहीं, टाइम पास है, आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ जो नीट का पेपर बना देगा, हालत खराब कर देगा।
हाँ, तो बहुत सारे बच्चे को वही चीज मजा आता है जो समझ में आता है, जो समझ में नहीं आया आउट ऑफ एनसीईआरटी है, डिफिकल्ट है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तुम्हारे कहने से थोड़ी ना नीट का पेपर बनेगा। चलो, तो मैं बोलता हूँ फिजियोलॉजी में वही क्वेश्चन बनेगा जो तुम्हें नहीं आता। चलो, अब प्लांट ने ले लिया, ठीक है, इसे कहते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन, प्लांट ने ले लिया। अब प्लांट के अंदर आ गया, प्लांट को कौन खाएगा? एनिमल्स, एनिमल के अंदर में नाइट्रोजन आ गए, हम एनिमल्स प्लांट्स मरेंगे, मरने के बाद में हमारा बॉडी डिकम्पोज हो जाएगा, डिकेइंग बायोमास, डिकेइंग बायोमास, हम मरेंगे, हमारे अंदर के सारे नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक फॉर्म वाला है वापस से अमोनिया में कन्वर्ट होगा, अमोनिफिकेशन, वापस से कन्वर्ट होगा, अमोनिफिकेशन। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन तुम क्रिएट करते हो। हाँ, फिर से बोल रहा हूं, N2 से अमोनिया का बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया से नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन, नाइट्राइट का या नाइट्रेट का N2 में लौटना डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। हम मरेंगे, प्लांट मरेगा, कब्र में जाओगे, वहां बैक्टीरिया आएगा, फंगस आएंगे, तुम्हारे बॉडी को डिकम्पोज करेगा और तुम्हारे बायोमास को, यानी तुम्हारी बॉडी ऑर्गेनिक बायोमास, तुम ऑर्गेनिक ही तो, उसे वापस से अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। इट इज कॉल्ड द अमोनिफिकेशन। अब बताओ किसे किसे क्लियर हो? अब बताओ ये चारों टर्म किसे किसे क्लियर हो गए? बोलो फटाफट। ठीक है, ये चारों टर्म सभी को क्लियर है? इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं फटाफट एक नया लिंक भेज रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत कहानी बची। अभी 20-25 बैक्टीरिया का नाम पढ़ना है, पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है, रिडक्टिव एमिनेशन यानी फेट ऑफ अमोनिया पढ़ना है, तो अभी बहुत सारी चीज आएगी, तो आप वापस से रीज्वाइन कर लेना। ठीक है, जो नहीं आए वो अपना समझेंगे। ठीक है, मैंने तो इतना किया भाई। ठीक है, चलो मैं वापस से लिंक को भेज रहा हूं।